जी हाँ दोस्तों, मौर्य एम्पायर के बाद हम आज पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल में देसी उत्तराधिकारी और विदेशी उत्तराधिकारी। देसी में हम शुंग वंश के पढ़ेंगे। दोस्तों, शुंग वंश की जो काल है 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक माना जाता है। इनके मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों को दो भागों में बांटा गया था। शुंगकालीन साहित्यिक साक्ष्य में कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाट मालविकाग्निमित्रम, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में जो है हर चरित्र के बारे में चर्चा की गई है। अयोध्या का अभिलेख भी है, विदिशा में गरुड़ स्तंभ इनके प्रमुख अभिलेख हैं। दोस्तों, ऐसा पता चलता है कि शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसके कारण शुंग को जो है पुष्यमित्र शुंग को जो है ब्राह्मण कहा जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो हैं 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग शासकों ने विदिशा को राजधानी बनाया, परंतु साम्राज्य नियंत्रण दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र द्वारा बधी गई। दोस्तों, शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू हुई। पुष्यमित्र शुंग के विषय की जानकारी उसके अयोध्या अभिलेख जो है दोस्तों से प्राप्त होती है, जो राज्यपाल धनदेश से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसे कराने का श्रेय पतंजलि को जाता है। पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना किए थे। इस काल में स्मृति में मनुस्मृति की रचना हुई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसके बाद शुंग वंश किसी वंश से संबंध नहीं थे, वह एक निश्चय करना कठिन है। दिव्यावदान में नामक बौद्ध महाग्रंथ में बताया गया है कि पुष्यमित्र ने, यद्यपि पुष्यमित्र जो हैं ठीक है, बताया गया कि पुष्यमित्र ने यद्यपि मौर्य साम्राज्य को नष्ट किया है, तथापि यह स्वयं भी मौर्यवंशी थे। शुंगकालीन पाणिनि अष्टाध्यायी में भी यह वर्णन है। शुंगवंशी शासकों के नाम से मित्र का ईरान में प्रचलित मित्र सूर्य की पूजा में संबंध था। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल के विचारानुसार पुष्यमित्र शुंग मौर्य के राजपुरोहित का पुत्र था। अशोक की धार्मिक नीति से विक्षुब्ध होकर के इन्होंने उनकी हत्या करके बृहदत्त की और सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, अगर हम बात करें, इसने सांची में 2 स्तूप का निर्माण भी कराया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अशोक कालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ की वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका निर्मित करवाई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अंतिम शासक जो है इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त उससे भरभूत स्तूप का निर्माण का श्रेय भी प्राप्त है। बौद्ध ग्रंथ के दिव्यावदान, बौद्ध धर्म को उत्पीड़न, बौद्ध सौतों का हत्यारा, बौद्ध विहारों को तोड़ने वाला, ये जो है पुष्यमित्र शुंग को संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा भी पुष्यमित्र शुंग के समय में जो आप देख पा रहे हैं गरुड़ स्तंभ या इसमें जो भरभूत है वो एक पत्थर पाषाण से बनाया जाने लगा था। शुंग वंश की अगर हम बात करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे जो है शुंग वंश के जो है ना काष्ठ वेदिका के साथ पाषाण वेदिका के साथ साथ भरभूत स्तूप का भी निर्माण इनका है। यह सतना जिले मतलब में समीप स्थित है। इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। इसकी खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ मौर्योत्तर राजा की उपाधियां अलग अलग तरह से देखा गया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सांची के जो स्तूप का आपको मैंने दिखाया था इसके पहले, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है। एक विशाल तथा छोटे स्तूप है। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, जबकि द्वितीय स्तूप में अशोक के कालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र महामोद गलया के धातु अवशेष सुरक्षित है। दोस्तों, आगे चल कर के मालविकाग्निमित्रम के लव चीज़ें बताई गई है। आपको और जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि इस तरह से इनके द्वारा पुष्यमित्र शुंग के जो
वंशावली की अगर हम बात करें तो पुष्पमिशुंग के बाद पुष्पमिशुंग, इसके बाद शुंग वंश का संस्थापक, फिर अग्निमित्र, फिर सुज्येष्ठ मित्र, फिर वसुमित्र, फिर अग्निमित्र का पुत्र जो कहलाया, फिर वज्रमित्र, फिर इसके बाद भागवत, फिर इसके बाद देवभूत। इस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार इनकी जो है स्तूप देखने को मिली है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एंटियलिसिस दास की बात अगर हम बात करें तो एंटियोकस जो था, ठीक है, ये इन्हीं के शासन के संबंधित है। साथ साथ दोस्तों इसमें कई प्रकार के युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की और कई अश्वमेध यज्ञ भी उनके द्वारा कराया गया। यहाँ तक कि दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए हैं जो उसके जो श्रेय पतंजलि को जाता है, क्योंकि इनकी पुरोहित पतंजलि है। इनकी वास्तुकला की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनकी वास्तुकला पहले मौर्य काल में जो है एक मिट्टी का यज्ञ ऐसे नॉर्मली बनाया जाता था, लेकिन इनके ज़माने में थोड़ा सा वास्तुकला में पत्थरों का प्रयोग किए जाने लगा है। भरूच का स्तूप, सांची स्तूप की परफाणोत्कीर्ण वेदिका की विदिशा का गरुड़ स्तंभ, भांजा का चैत्य विहार, ये शुंगकालीन वास्तुकला शिल्पकाल कला है। दोस्तों ज़रूर बताइएगा ऐसे शुंग वंश को हमने अच्छी तरह से समझा। और शुंग वंश की जो पीरियड बताया जा रहा है 185 BC से लेकर 73 BC तक माना जाता है। वैदिक धर्म का पुनर्जीवन, भागवत धर्म का उदय इसी वंश में हुआ है। भागवत धर्म का विकास भी इसी वंश में हुआ है। दोस्तों इसके अलावा भी मनुस्मृति के जो वर्तमान स्वरूप है उसमें यहीं से जो है इनका भी उत्पन्न हुआ है और इसी वंश से ये देन है। दोस्तों यहाँ पे जो अश्वमेध यज्ञ का 2 अश्वमेध यज्ञ का जो कराने का श्रेय है मैं बता भी चुका हूँ, तो वो पतंजलि को जाता है। दोस्तों